2014 में एक हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आती है इंटरस्टेलर। और इस मूवी की खास बात यह थी कि इस मूवी में डिफरेंट स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसा कि रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, वर्म होल्स और ब्लैक होल्स वगैरह को बड़े ही एक्यूरेट वे में दिखाया गया था। इस मूवी में जितने भी इवेंट्स दिखाए गए थे वो साइंटिफिकली 90% ट्रूथ है। और इस मूवी के एंडिंग में एक बहुत ही अमेजिंग सीन दिखाया जाता है जब मूवी के मेन कैरेक्टर कूपर का सामना होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल से। इस पिक्चर में इस ब्लैक होल का नाम बताया जाता है गारगेंटोवा। शुरू में तो उसको बहुत ही अंधेरा सा नजर आता है और फिर कुछ देर पर कुछ ज़र्रात और चिंगारियां टकराती हुई नजर आती हैं और ये छोटे छोटे ज़र्रात एयरक्राफ्ट को डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है और कूपर को मजबूरन अपने एयरक्राफ्ट में से इंजेक्ट करना पड़ता है और वो पहुंच जाता है कि 5 डायमेंशनल स्पेस में एक क्यूब जहां वो अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकता है ग्रेविटी के जरिए। अब ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल सीन था और ये चीज देखकर जहन में एक ख्याल तो आता है कि हकीकत में भी ऐसा पॉसिबल है और अगर हम ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा, और इसके अलावा ब्लैक होल की हिस्ट्री क्या है और आखिर ये कैसे क्रिएट होते हैं और क्या ये हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। देखें, साइंटिफिकली कोई भी चीज़ जो मास रखती हो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम किसी भी मास को एक एक्सट्रीम पॉइंट तक कंप्रेस करें तो वो एक्सट्रीमली डेंस हो जाएगा और उसकी ग्रेविटेशन फोर्स लाइट को भी खींच कर अब्जॉर्ब कर सकती है और इस तरह इसी प्रोसेस से कुछ स्टार ब्लैक होल्स बनते हैं। अगर हम शुरू से इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आज से 100 साल पहले तक तो इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, मगर कुरान पाक में ये चीज़ पहले से ही बयान कर दी गई थी। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो बाद में उसी थ्योरी की बेसिस पर ही ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया। इस थ्योरी के बेसिकली 2 पार्ट्स थे, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको 1905 में पब्लिश किया गया था वो हमें बताती है कि किस तरह स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 घड़ियां लें और उनमें से एक घड़ी को ज़मीन पर रख दें और दूसरी घड़ी को हाई स्पीड मूविंग एयरक्राफ्ट में, तो एयरक्राफ्ट के लोगों के लिए टाइम नॉर्मल ही बिहेव करेगा, मगर जब आप बाद में दोनों घड़ियों को कंपेयर करोगे तो एयरक्राफ्ट की घड़ी का टाइम थोड़ा सा पीछे होगा और वो कितना पीछे होगा ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में भी हो चुका है। इसको टाइम डायलेशन बोलते हैं, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी इस चीज़ की टाइम टू टाइम करेक्शन की जाती है। इस तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें टाइम डायलेशन बताया गया है स्पीड की वजह से। दूसरी तरफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1915 में पब्लिश की गई थी उसमें भी टाइम डायलेशन बताया गया है, मगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। यानी कि ऐसा प्लैनेट जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है तो उस पर टाइम स्लो होगा और दूसरी तरफ एक ऐसा प्लैनेट जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो उस पर टाइम फास्ट मूव करेगा, मगर उधर रहने वाले लोगों को ये चीज़ फील नहीं होगी। इसकी एग्जाम्पल आइंस्टाइन ने यूं बताई कि अगर आप एक स्पेस का एक फैब्रिक या मैश इमेजिन करें, जो प्लैनेट ज़्यादा हैवी और डेंस होगा वो मैश को ज़्यादा बेंड करेगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी किसी दूसरे प्लैनेट की निस्बत। और ये चीज़ ना सिर्फ टाइम को अफेक्ट करती है बल्कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि हीट, साउंड और लाइट वगैरह को भी अफेक्ट करती है। और इस ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब उस मूवी के कुछ कैरेक्टर एक एक्वा प्लैनेट पर जाते हैं तो वहाँ उस प्लैनेट पर उनके लिए 1 घंटा ज़मीन पर 60 सालों के बराबर होता है, क्योंकि वो प्लैनेट गारगेंटोवा ब्लैक होल के बहुत पास था और एक ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेनली यही बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो टाइम उतना ही आपके लिए स्लो होगा। और यही थी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पार्ट्स और उनके मेन पॉइंट। अब अगर हम इस मैश पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लें जो इसको बहुत ज़्यादा बेंड करे और उसकी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो वो लाइट को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से उसका सेंटर बहुत ही ज़्यादा डार्क और ब्लैक होगा और इसी को एग्जैक्टली हम ब्लैक होल कहते हैं। जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी तो उस वक्त ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन खुद भी ये मानते थे कि थ्योरेटिकली ऐसी चीज़ एग्जिस्ट तो कर सकती है, मगर प्रैक्टिकली उनका होना उनको खुद को बहुत अजीब लगता था। और इनफैक्ट जब वो जिंदा थे तो उस वक्त तक ब्लैक होल वर्ड इन्वेंट भी नहीं हुआ था। आइंस्टाइन की डेथ 1955 में होती है और 1964 में ब्लैक होल वर्ड पहली बार एक मैगजीन में यूज़ किया जाता है, मगर ये पॉपुलर 1967 के बाद से हुआ जब एक साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने इसको यूज़ किया। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक एक्सट्रीम पॉइंट तक कंप्रेस करें तो ब्लैक होल बन सकती है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी स्टार की लाइफ खत्म होती है तो ब्लैक होल बन सकता है और कुरान पाक की सूरह वाक़िया में भी इसी चीज़ का रेफरेंस दिया गया है। हर प्लैनेट या स्टार की एक एवरेज लाइफ होती है। मसलन अर्थ की लाइफ 7 बिलियन ईयर्स है और सन की 10 बिलियन ईयर। जब एक स्टार की लाइफ खत्म होती है तो उसका आगे का लाइफ साइकिल चलता है। अगर कोई छोटा स्टार है तो रेड जायंट में कन्वर्ट होता है, फिर प्लानेटरी नेबुला और आखिर में व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर कोई बड़ा स्टार है तो रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होता है, फिर सुपरनोवा और उसके बाद जो कोर बचता है अगर वो ज़्यादा छोटा है तो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, अगर थोड़ा बड़ा है तो ब्लैक होल बन जाता है।
अगर ओवरऑल देखें तो पता चलता है कि जब भी कोई स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस होता है तो ब्लैक होल बन सकता है, मगर जब वो कंप्रेस होता है तो स्टार के एक्चुअल साइज के कंपैरिजन में ब्लैक होल का साइज बहुत ही कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर अर्थ ब्लैक होल बने तो उसका साइज 1 इंच से भी कम होगा, तकरीबन एक सिक्के के बराबर। और अगर सन जिसका डायमीटर 1.3 मिलियन किलोमीटर है वो ब्लैक होल बने तो उसका डायमीटर कंप्रेस होकर 2.5 किलोमीटर रह जाएगा, और ये इसके एक्चुअल साइज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। अब हम ब्लैक होल की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। इसकी पहली टाइप है स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल की सबसे कॉमन टाइप है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 मिलियन से 1 बिलियन के दरमियान स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं। दूसरी टाइप है पेरिमोडियल ब्लैक होल। इनका साइज तो एक एटम जितना होता है, मगर उनका वजन एक पहाड़ से भी ज्यादा होता है। मगर ये वाले ब्लैक होल सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, इनका कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं। ब्लैक होल की तीसरी टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, इतने बड़े कि इनमें से एक ब्लैक होल का साइज 1 मिलियन सन के कंबाइंड साइज से भी ज्यादा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के दरमियान एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान जो ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए, और जो इंटरस्टेलर मूवी में गार्गेंटोवा ब्लैक होल दिखाया गया है वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही है। इसके अलावा ब्लैक होल की एक फोर्थ टाइप भी है, मगर वो भी थ्योरेटिकल है, और ये टाइप स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहते हैं, मगर इसका भी कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। ब्लैक होल की पहली रियल पिक्चर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर की, मगर 2014 की इंटरस्टेलर मूवी में जब ब्लैक होल दिखाया जाना था तो उस वक्त ब्लैक होल की कोई भी विजुअल फॉर्म नहीं थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैथमेटिकल इक्वेशन में थी, तो उसके लिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने नोबेल प्राइज याफ्ता साइंटिस्ट के साथ मिलकर ब्लैक होल की इक्वेशन पर काम किया और जो फाइनल आउटपुट आया उसको रेंडर किया। और जब मूवी में ब्लैक होल क्रिएट किया गया तो उसकी रेंडरिंग बहुत ही स्लो थी। उसका एक फ्रेम रेंडर करने के लिए 100 घंटे तक का वक्त लग जाता था, और 1 सेकंड में नॉर्मली 24 फ्रेम होते हैं। और जब 2019 में पहली रियल पिक्चर ली गई तो साबित हुआ कि इस मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अब इंटरनेट पर ब्लैक होल की जितनी भी पिक्चर्स हैं वो एक्यूरेट तो है, मगर सब के सब कंप्यूटर जनरेटेड हैं। अभी तक रियल में हम ब्लैक होल की इतनी ही क्लियर पिक्चर लेने में कामयाब हुए हैं, और अभी 2 महीने पहले ही ब्लैक होल की साउंड भी कैप्चर कर ली गई है। 22 अगस्त 2022 को नासा ने अपने ट्विटर पेज पर यह साउंड शेयर की। मगर नासा ने बताया कि ये इनहैंस्ड वर्जन है। ओरिजिनल ऑडियो इतनी कम थी कि नॉर्मल ह्यूमन इसको नहीं सुन सकता। इस वजह से इसको 1 क्वाड्रिलियन टाइम एम्पलीफाई किया गया है, और 1 क्वाड्रिलियन का मतलब है 10 लाख करोड़, और इसकी फ्रिक्वेंसी को 57 ऑक्टेव्स तक बढ़ाया गया है, तब जाकर एक आम इंसान के लिए सुनने के काबिल हुई। इस ऑडियो को ब्लैक होल रेमिक्स का नाम दिया गया। अब आखिर में हम ये बात करते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होगा, और अगर कोई इंसान इसके अंदर गिर जाता है तो कौन सी जगह चला जाएगा। अब मूवी में तो ऐसा दिखाया गया है कि वो कैरेक्टर एक 5 डिमेंशनल स्पेस में चला जाता है, जहां वो अपने माजी से कम्युनिकेट कर सकता है ग्रेविटी के जरिए। देखिए, वैसे तो ब्लैक होल की काफी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली गई है, जैसा कि उसकी फोटो कैप्चर कर ली गई है और उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई है, मगर ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या है ये कोई नहीं जानता। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है। इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग, जिनको इस सेंचुरी का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट कहा जाता है, उनका कहना है कि ब्लैक होल 2 कायनात को आपस में जोड़ते हैं। अगर आप इसमें गिर गए तो आप दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। इस तरह मूवी में भी डायरेक्टर ने इसको अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक दिखाया है, और इसकी हकीकत बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है। इसके अलावा ब्लैक होल की अगर अट्रैक्शन की बात करें तो ये अपने मखसूस एरिया में ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं।